नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। मैं रिसर्च एनालिस्ट हूँ स्टॉकबॉक्स टेक्नोलॉजीज में और स्टॉकबॉक्स एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च फर्म। यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर के कुछ बढ़िया आर्टिकल। तो अगर आपको इंटरेस्ट है बिजनेस न्यूज़पेपर्स के आर्टिकल्स में, जो बहुत इंपॉर्टेंट भी है हर एक इंसान के लिए पढ़ना और समझना, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, इंटरनेशनल जियो पॉलिटिक्स, ये सारी चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या इम्पैक्ट है इन इवेंट्स का आपकी लाइफ पर। शुरुआत करूंगा मैं सबसे पहले आर्टिकल से। नेट क्रेडिट कार्ड एडिशंस डाउन 48% टू 2 मिलियन इन Q1। देखिए, क्रेडिट कार्ड्स लेना आजकल बहुत आसान हो गया है, ठीक है। इस तरीके की पॉलिसीज आ गई है और स्पेशली यूथ अब देखें तो क्रेडिट कार्ड्स पे काफी ज्यादा डिपेंड भी करता है। ग्रोथ बड़ी अच्छी रही है पिछले 5 सालों में क्रेडिट कार्ड की, लेकिन इस क्वार्टर क्या हुआ कि 48% डिक्लाइन देखने को मिला है। ऑलमोस्ट 50% डिक्लाइन हो गया और एडिशन हो गए हैं 2 मिलियन। तो ऐसा क्या हुआ है, आगे जानते हैं। Net credit card additions in the banking sector nearly halved to 2 million। 20 लाख एडिशन हुए हैं, जो 50% जहां ड्रॉप हो चुका है ये तो पहले क्वार्टर में ऑफ FY25 फ्रॉम प्रीवियस क्वार्टर ड्यू टू सीजनल एंड रेगुलेटरी फैक्टर्स। यस, यहाँ पे सीजनल और रेगुलेटरी फैक्टर्स दोनों बताया जा रहे हैं। तो कई लोगों के क्रेडिट कार्ड्स ऐसा हुआ कि रिजेक्ट भी हो रहे हैं, उन्हें कंपनीज इशू ही नहीं कर रही है क्रेडिट कार्ड्स। तो इसका रीजन लोगों को लग रहा था कि शायद उनका क्रेडिट स्कोर होगा या हिस्ट्री होगी, बट यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि कुछ रेगुलेटरी फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से नए क्रेडिट कार्ड्स इशू नहीं हो रहे हैं अभी। तो अकॉर्डिंग टू RBI डेटा, जो नेट क्रेडिट कार्ड एडिशंस है अप्रैल से लेकर जून में क्वार्टर ऑफ FY25, ये 2 मिलियन रहा है, जो पहले 3.9 मिलियन था दिसंबर मार्च क्वार्टर में। तो नवंबर में 2023 में RBI ने कहा कि क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल्स जो होंगे ना बैंक्स के, उसमें रिस्क वेट असाइन होगा 150% एज अगेंस्ट 125% फॉर NBFCs के लिए 125% अप फ्रॉम 100%। तो मैं बता देता हूं, जैसे आप कुछ भी काम करते हैं, लेट्स से आपके इन्वेस्टमेंट्स हैं, एक है गोल्ड, ठीक है, एक है लैंड, और एक है आपने ले लिया है लेट्स से क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन। अब भाई ये बताइए, आप इनको रिस्क तो असाइन करेंगे ना, आप देखेंगे ना कि सबसे हाई रिस्क कौन सा है, लो रिस्क कौन सा है, राइट। मैं बोलूंगा इसमें आप मान के चलो कभी भी 50% लॉस हो सकता है, इसमें आप मान के चलो कभी भी शायद 5% लॉस हो सकता है, गोल्ड में मान लो कभी 20% लॉस हो सकता है एट एनी गिवन टाइम, हो सकता है। तो रिस्क सबसे ज्यादा किसको असाइन किया, बिटकॉइन में। तो मैं बोलूंगा आप मान के चलो बिटकॉइन में एट द एनी मोमेंट कितना लॉस हो सकता है, अगर आपको मैं बोलूं तो आप क्या बोल रहे हो, 50% टू 70%। ये क्योंकि गिर चुका है इतना, एक दिन में बिटकॉइन 80-90% भी गिर चुका है एक महीने में। तो वैसे ही RBI क्या बोलती है, जो क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल्स है ना, इसके लिए आपको रिस्क वेट असाइन करना होगा और इसको बढ़ाओ, ये और ज्यादा रिस्की है। तो 150% का रिस्क वेट असाइन करो, जो पहले 125% था बैंक्स के लिए, और NBFC जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती है, वो अब इसको 125% रिस्क असाइन करेंगी, जो पहले 100% था। तो इससे क्या होगा, जो नेट क्रेडिट कार्ड एडिशन जो हुए हैं ना अभी, वो इसी सीजनल फैक्टर्स और रेगुलेटरी रेस्ट्रिक्शंस की वजह से हुए हैं। RBI ने इंक्रीज किया है रिस्क वेट नॉर्म्स और डायरेक्शंस और रेस्ट्रिक्शंस ऑन को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स ऑफ अ फ्यू बैंक्स। तो पहला क्वार्टर हमेशा जनरली स्लो होता है इंडस्ट्री के लिए, तो ये एक ट्रेंड है, ऐसा नहीं है। यूजुअली जो जनवरी से मार्च वाला जो क्वार्टर रहा है हमेशा ही स्लो रहा है हिस्टोरिकली क्रेडिट कार्ड कंपनीज के लिए। तो अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है किसी ऐसी कंपनी में जो क्रेडिट कार्ड, जैसे SBI कार्ड्स है, काफी पॉपुलर स्टॉक है वो, और भी बहुत सारी कंपनीज है, तो इस वक्त आपको ये सोचना, ये देखना होगा कि हाँ ठीक है, अगर लेट्स से क्रेडिट कार्ड ग्रोथ नहीं हुआ है बहुत ज्यादा, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये ओवरऑल इंडस्ट्री का ट्रेंड ऐसा है, ये क्वार्टरली हर बार ऐसा रहता है। अगर रिजल्ट थोड़े खराब भी आए तो आपको ये अज्यूम करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए अगर आप देखें तो कई सारी क्रेडिट कार्ड कंपनी का कहना है कि दैट दे हैव पॉज्ड बोर्डिंग ऑफ co-branded credit cards since March and therefore cards have been added during the quarter have been our organic cards alone। तो ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स का काफी ट्रेंड चल रहा था अगर आप देखेंगे ओवरऑल, तो यहाँ पे इन्हें स्टॉप कर दिया गया है। एंड यहाँ पे ये अपने जो इनका आप कह सकते हैं जो ऑर्गेनिक क्रेडिट कार्ड होता है, जो कंपनी लेट्स से ICICI बैंक का जो एक ऑर्गेनिक क्रेडिट कार्ड है, और एक ICICI और एक्सिस का क्रेडिट कार्ड है जो फ्लिपकार्ट के साथ पार्टनरशिप में है, Amazon के साथ पार्टनरशिप में है, तो वो को ब्रांडेड हो जाता है, ठीक है। तो डिफरेंस ये है ओवरऑल। तो ऑर्गेनिक हम बोलते हैं जो कंपनी का ही क्रेडिट कार्ड हो, जैसे ICICI का सोल क्रेडिट कार्ड हो। तो क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग भी फ्लैट रही है, अराउंड 4.79 ट्रिलियन रुपी रही है ड्यूरिंग द क्वार्टर, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सेम रही है पिछले के कंपैरिजन में। ऑफ कोर्स अगर आप देखेंगे दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते। अब जिस क्वार्टर में दिवाली पड़ती हो उस क्वार्टर में तो सेल्स ऑलरेडी, क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग बहुत अच्छी होगी, और जिस क्वार्टर में कोई फेस्टिवल्स ना हो बहुत ज्यादा, वहां ऑफ कोर्स कम होंगी। तो ऐसे क्वार्टर्स को कहीं कंपेयर नहीं करना चाहिए। दिवाली वाले क्वार्टर को पिछले साल के दिवाली से कंपेयर करेंगे, इस साल के
जनवरी और मार्च क्वार्टर को पिछले साल के जनवरी और मार्च से कंपेयर करेंगे। इंडिया इनकॉर्पोरेशन अवेट्स डिमांड अपटेक टू गो ऑन कैपेक्स स्प्री। क्या बोल रहा है ये टाइटल? बहुत सिंपल है, मैं बता दूं। इंडिया इनकॉर्पोरेशन, इंडियन कंपनीज ना वेट कर रही है अभी। किस चीज का वेट कर रही है भाई? वेट कर रही है कि डिमांड बढ़े, उनके प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़े, कंज्यूमर थोड़ा और ज्यादा कॉन्फिडेंस शो करे, ठीक है, तभी हम केपेक्स 3 में जाएंगे। केपेक्स का मतलब होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हम तब करेंगे जब हमें देखने को मिलेगा कि लोग अब पैसा पहले से ज्यादा खर्च कर रहे हैं, लोग सामान खरीदने को तैयार है। तो जो सीईओज हैं अक्रॉस द सेक्टर, उन्होंने इंटेंशन अपना दिखाया है कि देखो हम जो है ओवरऑल करेंगे अपना केपेक्स, हम कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे, इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, ठीक है, क्योंकि उन्हें भी अपनी कैपेसिटी एक्सपैंड करनी है। गवर्नमेंट का भी टारगेट है कि इन्वेस्ट किया जाए 11.11 ट्रिलियन रुपी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे, ठीक है, जिससे कंज्यूमर डिमांड भी बढ़े। तो ऑफकोर्स ये चीज़ें की जाएंगी, लेकिन कंपनी इसके लिए प्रिपेयर करेंगी आज से, लेकिन इन्वेस्टमेंट आज तुरंत नहीं होगा, विच इज़ वेरी लॉजिकल। वी कैन नॉट एक्सपेक्ट कि इतने बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स तुरंत कंपनीज कर देंगी, राइट। तो फॉर द पास्ट फ्यू ईयर्स इन्वेस्टमेंट सीन जो इंडिया में है ना, वो गवर्नमेंट के कैपिटल एक्सपेंडिचर से डोमिनेटेड है। गवर्नमेंट ही सबसे ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट कर रही है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है मैन्युफैक्चरिंग में वो म्यूटेड रहे हैं, मतलब फ्लैट। पिछले साल अगर आप ग्राफ बनाएं तो ये फ्लैट ग्राफ बनेगा। म्यूटेड का मतलब ये होता है डोमेस्टिक कंजम्पशन भी वीक रहा है, मतलब हम लोग ज़्यादा कंज्यूम भी नहीं कर रहे हैं, एक्सटर्नल डिमांड भी कुछ ज़्यादा नहीं है, चाइनीज़ इम्पोर्ट्स भरा हुआ है मार्केट में। तो इसकी वजह से इंडियन कंपनी सोच रही है कि भाई अभी एक्सपैंड करना चाहिए नहीं मैन्युफैक्चरिंग। प्रोडक्ट्स ऑलरेडी चाइनीज़ कंपनीज ने भर दिया है, लोग ज़्यादा बाय कर नहीं रहे हैं, ज़्यादा डिमांड नहीं है लोगों के इसमें भी। तो यहाँ पे क्या हमें इस वक्त प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ानी चाहिए? यस, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सीईओ एम्फसाइज कर रहा है कि अगर हम एक्सपैंड करेंगे ना मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, तो ये पूरी तरीके से डिपेंड होना चाहिए डिमांड पे। मतलब सपोज मैंने आज कैपेसिटी एक्सपैंड कर दिया और कोई डिमांड नहीं है, तो मैं वेस्ट करूंगा अपना पैसा, और हमारी अकाउंटेबिलिटी है, पैसा फ्री में नहीं आ रहा है, पैसा हमें शेयर होल्डर्स दे रहे हैं, तो हमें रिटर्न देना है। तो मैन्युफैक्चरिंग डिमांड और जीडीपी ग्रोथ रेट से ड्राइव होती है, ठीक है। तो अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में निवेश कर रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप देखिए कि जीडीपी ग्रोथ कैसी है एस्टिमेटेड, क्योंकि जीडीपी के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग भी चलती है और डिमांड भी चलता है। तो डिमांड के डेटा भी जो आता है, इकोनॉमिक डेटा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके। नो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑफ रिमूवल ऑन इंडेक्सेशन बेनिफिट रियल्टी प्लेयर्स। तो यहाँ पे कुछ रियल एस्टेट कंपनीज है इंडिया की, 10 डेवलपर्स और कंसल्टेंट्स हैं, उन्हें ना एक क्वेश्चनर भेजा गया, ठीक है, बिजनेस स्टैंडर्ड द्वारा, और उनकी कुछ रिस्पॉन्सेज दिए गए इंडेक्सेशन बेनिफिट के लिए। तो इंडेक्सेशन बेनिफिट निकाल दिया गया है इस बजट में, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लग गया है 12.5% का फ्लैट आपके कैपिटल गेन पे। तो यहाँ पे कोई भी सेल ऑफ प्रॉपर्टी वगैरह होगी तो यहाँ पे रियल एस्टेट कंपनीज का क्या कहना है, क्योंकि लोग बड़े डरे हुए हैं इस टाइम पे। कुछ लोग कह रहे हैं कि रियल एस्टेट में बहुत लॉस हो सकता है, कुछ लोगों का कहना है कि अब रियल एस्टेट में कौन निवेश करेगा जब इतना ज़्यादा आप टैक्स लगा रहे हो इस पे, प्रॉफिट पे। तो देखिए इनका क्या कहना है, एक बार देखते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री प्लेयर है और इनका तो ब्रेड एंड बटर ही रियल एस्टेट है। तो इनका ये कहना है कि ये हाई एंड प्रॉपर्टीज को इम्पैक्ट कर सकता है जहां हमें ड्रॉप देखने को मिले डिमांड में, ठीक है। ये मानना है डेवलपर्स और कंसल्टेंट्स का। ओवरऑल अगर आप देखें तो हमने देखा कि जो जैसे हरमोहन साहनी है, सीईओ है रेमन रियल्टी के, उनका कहना है कि वो कोई इम्पैक्ट नहीं देखने वाले सेल्स पे फ्रॉम एक्चुअल यूजर्स। जो इन्वेस्टर्स है वो इवेंचुअली इंथ्यूज्ड होंगे, क्योंकि इससे एक लेवल प्लेइंग फील्ड बन जाता है, मतलब एक बराबर का फील्ड बन जाता है सारे एसेट क्लासेस में। एसेट क्लासेस मतलब एक एसेट क्लास हो गया गोल्ड, एक एसेट क्लास हो गया आपके स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स, एक एसेट क्लास हो गया आपके इमूवेबल प्रॉपर्टीज जैसे कि लैंड, फ्लैट। तो सब में लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट हो जाता है, इनका ये कहना है, ठीक है। एक और डायरेक्टर है, उनका कहना है कि इससे रियल एस्टेट एक्चुअली मोर अट्रैक्टिव हो जाएगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। तो ये लोग एक्चुअली एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो रूल आया ये बेटर है, जैसा कि लोग काफ़ी परेशान हैं इसे सोच सोच के। ऐसा कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को नहीं मिल रहा है रियल एस्टेट मार्केट्स पर। ओवरऑल अगर आप देखें तो बजट वाले दिन रियल एस्टेट सेक्टर भी सबसे बड़े ड्रॉप्स में से एक विटनेस किया था हमने। काफ़ी ड्रॉप हो गया था उस दिन, शायद मोर देन 2%, अराउंड 3% ड्रॉप था पूरा रियल एस्टेट सेक्टर। अगर आप देखें शबाना शिंदे जी को, जो पार्टनर है ग्रैंड थॉर्टन भारत में, उनका ये कहना है कि जो रिडक्शन है एलटीसीजी रेट में, इसकी वजह से मिटिगेट होगा ओवरऑल। अगर आप देख रहे हैं इंक्रीज इन टैक्स कॉस्ट, तो इंक्रीज इन टैक्स कॉस्ट कम हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ इंडेक्स, इन्फ्लेशन इंडेक्स करीब 6% था 2001 से, और जो टैक्स रेट रिड्यूस हुआ है इससे बेनिफिट मिलेगा इन्वेस्टर को इक्विवेलेंट टू 9 ईयर्स, ठीक है।
तो उन्होंने ऐड किया कि इन्वेस्टर्स होल्डिंग अ प्रॉपर्टी फॉर लेस देन 9 years वुड बी बेटर ऑफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टैक्स स्ट्रक्चर से जितने भी सीईओज हैं ओवरऑल आगे इन्हीं के सारे ओपिनियंस हैं इसमें, दे आर हैप्पी, they are not worried, they are not anxious. So I think we should also be not very anxious and we have to adapt. I mean, nobody is going on streets. इस चीज़ को लेके कोई भी सड़कों पे नहीं इस वक्त स्ट्राइक करने वाला है कि आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स आपने चेंज कर दिया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स बढ़ा दिया, उसे आप चेंज करिए, ठीक है। तो ये इसका रीज़न है। एंड आते हैं अगले आर्टिकल पे। 10,000 crore वॉर चेस्ट टू हेल्प फाइट फूड इन्फ्लेशन। फूड इन्फ्लेशन देखिए, ये तो हमारा 4-5 दिन हमने लगातार इसे डिस्कस किया है। इस वक्त इंडिया में ना ओवरऑल आप इन्फ्लेशन देखें तो फूड इन्फ्लेशन हमें सबसे ज़्यादा परेशान कर रहा है। आरबीआई अब इंटरेस्ट रेट कितना भी बढ़ा दे, फूड इन्फ्लेशन को ना कोई फर्क पड़ने वाला है, ना कभी पड़ा है। तो यहाँ पे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर का कहना है कि क्योंकि फूड इन्फ्लेशन सबको परेशान कर रहा है और आम आदमी इससे सबसे ज़्यादा परेशान होता है, तो एडिक्वेट स्टेप्स लिए जा रहे हैं यहाँ पे कि सप्लाई कंसिस्टेंट रहे पेरिशेबल गुड्स की मार्केट में और इन्फ्लेशन को लो किया जाए और स्टेबल भी रखा जाए और 4% के डायरेक्शन में लेके जाया जाए। हमारा टारगेट है कि हम महंगाई दर को 4% पे लेके आए। अभी हम चल रहे हैं 5% प्लस पे, 5.0 समथिंग। एंड यहाँ पे बार बार प्रॉब्लम यहाँ आ रही है कि फूड इन्फ्लेशन में स्पाइक देखने को मिल जा रहा है। तो करीब अब देखिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 6.5 से 11.5% था फूड इन्फ्लेशन रेट का, ठीक है। तो हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, चाहे एल नीनो हो, चाहे मॉनसून हो, या चाहे कुछ भी प्रॉब्लम हो। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने 10,000 करोड़ का फंड बना दिया है। कहा है कि हम प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड बना रहे हैं, मतलब जितने भी फूड आइटम्स हैं जिनके प्राइस 4 गुना हो जाते हैं, 20 रुपए किलो से कोई चीज़ 100 रुपए किलो हो जाती है, हम इसको स्टेबल रखना चाहेंगे, इसको हम स्टेबलाइज करना चाहेंगे। इसके लिए 10,000 करोड़ का बजट रखा है। तो इनका ये कहना है कि हम मेंटेन करेंगे बफर स्टॉक्स, पल्सेस का, अनियन का, पोटैटो का। और गवर्नमेंट क्या करेगी, अब जैसे क्या हुआ, जैसे ही मान लीजिए कोई चीज़ 2 गुना 3 गुना महंगी हो जाए, लेट्स से आलू 100 रुपए किलो हो गए, 60 रुपए किलो हो गए, तो गवर्नमेंट उस स्टॉक में से मार्केट में वो सप्लाई डाल देगी आलू का, तो प्राइस अपने आप नीचे आ जाएगा। तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि तुरंत सप्लाई मार्केट में इंक्रीज होगी, प्राइस नीचे आएगा, और जो लोग आर्टिफिशियली भी प्राइस को बढ़ाना चाह रहे होंगे वो भी ऐसा करना बंद कर देंगे अगर उन्हें 1-2 बार अच्छा खासा लॉस हो गया। तो जो प्रोविजन है 10,000 करोड़ का, अगर आप देखें, ये हाईएस्ट है रिसेंट टाइम्स में। रिसेंटली गवर्नमेंट ने कभी इतना पैसा नहीं एलोकेट किया है इस तरीके से फूड इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए। एंड स्पेशली पल्सेस वगैरह जो है, जैसे दाल वगैरह आप देखें जो काफ़ी महंगी है, उन्हें भी कंट्रोल किया जाएगा। मेन गवर्नमेंट को ये नहीं चाहिए कि कोई चीज़ अगर अभी 10 रुपए की है फिर वो तुरंत 50 की हो जाए, फिर वो वापस 20 की हो जाए, फिर 100 की हो जाए। ये जो वॉलेटिलिटी है ना, ये गवर्नमेंट को नहीं चाहिए। इनको चाहिए क्या? स्टेबिलिटी। ये स्टेबल रखना चाहते हैं इसे। तो ये कहा जा सकता है कि जो प्रोविजन है ये इंफ्रास्ट्रक्चर और को चेक करेगा और स्पॉइलेज को भी चेक करेगा, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना करके। तो यहाँ पे इस तरीके से गवर्नमेंट टैकल करने की कोशिश करेगी और जितना जल्दी फूड इन्फ्लेशन नीचे आए उतना फ़ायदा है। क्योंकि आप देखिए बेनिफिट्स क्या है, हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो रेट्स को उतनी जल्दी नीचे ला पाएगा, हमारी इंडस्ट्री को उतना ज़्यादा फायदा होगा, इंडिया में कैपिटल एक्सपेंडिचर भी उतना ही ज़्यादा इंक्रीज होगा और जल्दी इंक्रीज होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।